नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। एक और जहां देश अभी भी अपने ही कैश के लिए बैंक और एटीएम की लाइन में लगा है, वहीं इसी देश में कई शहरों से पिछले 2 दिनों के भीतर 170 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका एक बड़ा हिस्सा नए नोटों का है। देखिए ये सन करने वाली रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन नोटों को गिनने की कोशिश कतई न करें। गिनना तो दूर, शून्य की गिनती भी शायद आप पूरी ना कर पाएं। चेन्नई में 170 करोड़ कैश जब्त। कैश के अलावा 130 किलो सोना बरामद। सूरत में 76 लाख के नए नोट जब्त। एमपी के होशंगाबाद में 43 लाख के नए नोट बरामद। पोरबंदर में 25 लाख, जबलपुर में 19 लाख के 2000 और 500 के नोट पुलिस के कब्जे में। हरियाणा के फतेहाबाद में 30 लाख के पुराने नोट धरे गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में 15 लाख की रकम दबोची गई। नोटबंदी के ऐलान के बाद पिछले 1-2 दिन में काले धन की एकाएक सुनामी सी आ गई है। एक अकेले चेन्नई से ही 8 छापेमारी में अब तक 170 करोड़ की रकम जब्त की गई, जिसमें 70 करोड़ से भी ज्यादा की रकम नए नोटों की शक्ल में है। आप खुद सोचिए, जहां देश की आम जनता पाई रकम के लिए पिछले 30 दिनों से एटीएम और बैंक की लाइन में है, वहीं चेन्नई में 70 करोड़ से भी ज्यादा की रकम नए नोट में न जाने कहां से बाहर आ गई। चेन्नई के बाद सूरत में 76 लाख की कीमत के 2000 के नए नोटों के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। होशंगाबाद में पुलिस ने टीवी सीरियल्स में काम कर चुके राहुल चेलानी के इनोवा कार से 43 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये 43 के समथिंग पैसा था और पूरा पैसा हमारा है। और इटारसी से होशंगाबाद में हमारे मामा जी रहते हैं। मामा जी को रखने आ रहा है, मैं बाहर रहता हूँ क्योंकि, और रियल एस्टेट का भी कुछ पैसा मैंने बेची थी पहले, वो भी कैश रखा हुआ था। महज 48 घंटे के भीतर ही देश के हर कोने से नए और पुराने नोटों का हैरत अंगेज जखीरा देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जा। माना जा रहा है कि 30 दिसंबर से पहले तक अभी और काला धन धरा जाएगा। चेन्नई से प्रमोद माधव, होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा, पोरबंदर से गोपी घांगर के साथ भूपेंद्र मोर, फतेहाबाद, आज तक। एक तरफ कोशिश हो रही है काले धन पर चोट करने की, उसमें भी कुछ लोग करप्शन करने में जुटे हुए हैं। ये तो हालत है। बहरहाल अगले 3 दिन नकदी को लेकर मारामारी और बढ़ने वाली है। 3 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, यानी 3 दिनों में आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ी तो समझ लीजिए कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। परसों जब तक गए, जब तक खत्म हो गया है। ये कहाँ की तरीका है इनका? हम लोग 7 बजे से चिकनगुनिया हो रखा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, कैसे करें? ये महीने भर बाद की तस्वीर है। एटीएम के बाहर कतार भी जस की तस है और लोगों की शिकायतों का पिटारा भी छोटा नहीं हो सका है। नोट की तंगी अब सब्र तोड़ रही है। आम आदमी इसके अंदर पिस रहा है केवल 2000 रुपए के लिए, और 2000 रुपए में ना तो बच्चे पढ़ा सकता है, ना दूध सब्जी ला सकता है। अगर ये सरकार ये बोलती है कि ये फैसला बहुत अच्छा है, तो ये फैसला बहुत अच्छा नहीं है। ये नकदी के तलाश का वो मोर्चा है जिस पर अब सरहद पर डटने वाले जवानों को भी तैनात होना पड़ रहा है। बड़े तो रहना पड़ता है, लेकिन क्या करें, पैसा तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है, घर तो हमें भी चलाना है, तो बिना पैसे के तो चलेगा नहीं। तो क्या करें, फैसला तो ठीक है सरकार का, लेकिन बट सरकार को सोचना चाहिए कि किसी तरह से ये जो स्थिति है इसको सॉल्व किया जाए जल्द से जल्द। सवाल है अगले 3 दिन क्या होने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड और ईद उल मिलाद की छुट्टी की वजह से अगले 3 दिन बैंकों के शटर बंद रहने वाले हैं। अब एक और संकट लोगों के सामने है कि अगले 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे और जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि लाइन जो है वो इस वक्त भी लगी हुई है।
नकदी के संकट पर तो अब देश की सबसे बड़ी अदालत की नाराजगी भी दिखने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान केंद्र से 9 सवाल पूछे। मसलन स्थिति सामान्य होने में और कितना वक्त लगेगा, बैंक 24,000 हर हफ्ते नकदी भी क्यों नहीं दे पा रहा है, अगर नकदी नहीं है तो सरकार लिमिट कम क्यों नहीं कर देती, आखिर नोटबंदी का मकसद क्या है, इसके फायदे क्या हैं? 9 सवालों के जवाब पर ही सर्वोच्च अदालत यह तय करेगी कि नोटबंदी का फैसला संवैधानिक है या नहीं। दिल्ली में रोशनी ठोकने पंकज जैन, चिराग गोठी और अहमद अजीम, आज तक। और नोटबंदी के ही मुद्दे पर संसद आज भी नहीं चली। दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर तकरार जारी है। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को बहस कराने की चुनौती दी। कहा, जब मैं बोलूंगा संसद के अंदर तो भूकंप आ जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि विपक्ष पहले संसद का समय खराब करने के लिए माफी मांगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने नोटबंदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सरकार पर सीधे सीधे घोटाले का आरोप लगाया, बहस की संसदीय परिपाटी का हवाला दिया और सत्ता पक्ष को आमने सामने की चर्चा की चुनौती दी। 1 महीने से हम डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सवाल है कि राहुल गांधी अब बहस के अखाड़े में उतरने को इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अगर कांग्रेस संजीदगी से बहस चाहती थी तो हंगामा क्यों होता रहा? आखिर संसद में बहस की सूरत क्यों नहीं बन पा रही? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चिंता जता चुके हैं। विधेयक बिना बहस के पारित हो रहे हैं। पहले विपक्ष पीएम मोदी के भाषण की शर्त पर अड़ा था, आज सत्ता पक्ष विपक्ष की माफी की मांग पर अड़ गया। एक लोकतांत्रिक डिस्कशन डेलिब्रेशन का सम्मान करते हुए, देश की जनता का सम्मान करते हुए कम से कम ये डिस्कशन इस सत्र में होना चाहिए। सत्ता पक्ष की यह शर्त संसदीय परंपरा के हिसाब से हैरानी पैदा करने वाली है। विपक्ष का अड़ना तो समझ में आता है, लेकिन सरकार बहस से कन्नी काटे, ये अजीबोगरीब है। लेकिन ये क्या कम अजीबोगरीब है कि शीतकालीन सत्र के सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अभी भी बहस की जगह शर्त और सवाल ही है। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार लगातार जनता से, आपसे, हमसे कैशलेस होने की अपील कर रही है। दिल्ली के एक कारोबारी ने इसका पालन भी किया, लेकिन उस वक्त उनके होश उड़ गए जब उनके ई-वॉलेट में जमा करीब 18,000 की रकम अचानक ही गायब हो गई। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा, उसको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री और दूसरे वरिष्ठ मंत्री लगातार जनता से डिजिटल, ऑनलाइन और कैशलेस खरीदारी की गुजारिश कर रहे हैं। सरकार की अपील का असर भी हो रहा है। दिल्ली के बैग कारोबारी लोकेश जैन को भी सरकार का आइडिया रास आया। उन्होंने अपनी दुकान में ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए पेटीएम की सेवा शुरू की। ग्राहकों ने भी लोकेश जैन के पेटीएम ई-वॉलेट में खरीदारी का पैसा डालना शुरू कर दिया और 17,580 रुपए उनके ई-वॉलेट में जमा भी हो गए। लेकिन जब लोकेश जैन ने उन्हीं पैसों से बिजली का बिल भरने की कोशिश की तो पता चला कि पूरी की पूरी रकम ही गायब हो चुकी है। बैलेंस 0 हो चुका है। अपना नंबर वगैरह सब डाल दिया। उन्होंने ओटीपी नंबर मांगा एज ए सिक्योरिटी। मैंने एज ए सिक्योरिटी ओटीपी नंबर ओके कर दिया। उसके बाद मेरा सारा बैलेंस नील हो गया 17,580 रुपए का। कोई उसके अंदर पैसा नहीं रहा, सारी डिटेल डिलीट हो गई। केंद्र सरकार ने लोगों से कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने की अपील की है। दुकानदारों को ये फायदे का सौदा लगा, लेकिन लोकेश जैन के लिए ये घाटे का सौदा साबित हुआ। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकार को भी सुनिश्चित करना होगा कि कैशलेस लेन-देन में ना तो ग्राहक और ना ही कारोबारियों को कोई आर्थिक नुकसान हो। रोहतास यादव, दिल्ली, आज तक। साथ ही उम्मीद है कि कंपनी भी इसका जवाब देगी कि आखिर वो 17,000 रुपए
गए कहां? मोदी सरकार काले धन और करप्शन के नेटवर्क को खत्म करने में जुटी है, तो आज सीबीआई ने करप्शन के एक मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को गिरफ्तार करने का बड़ा कदम उठाया है। एसपी त्यागी समेत 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया, जिनमें एसपी त्यागी के भाई संजीव यानी जूली त्यागी शामिल हैं। दिल्ली के बिजनेसमैन गौतम खैतान को भी आज गिरफ्तार किया गया। एसपी त्यागी पर हेलीकॉप्टर खरीद में अगुस्टा वेस्टलैंड से दलाली लेने का आरोप है। इस सिलसिले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। मई में सीबीआई ने त्यागी से कई दौर की पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई को समन भेजा था। एसपी त्यागी पर रिश्वत के लिए खरीद के मानक बदलने का आरोप है। अब आपको बता दें कि अगुस्टा वेस्टलैंड की डील आखिर है क्या? इटली की फिनमैकेनिका कंपनी की सहायक कंपनी है अगुस्टा वेस्टलैंड, जिससे 2010 में यूपीए सरकार ने 12 हेलीकॉप्टर खरीद की डील की थी। ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी के दौरे के लिए इस्तेमाल होने थे। पहले हेलीकॉप्टर की उड़ान की ऊंचाई सीमा 6000 मीटर तय की गई थी, लेकिन एसपी त्यागी के वायुसेना अध्यक्ष बनने के बाद ये सीमा घटाकर 4500 मीटर कर दी गई और इसके लिए त्यागी ने रिश्वत की मोटी रकम खाई थी, ऐसा उन पर इल्जाम है। ऐसी जानकारी भी है कि एसपी त्यागी ने पद पर रहने के दौरान ही अगुस्टा वेस्टलैंड के अफसरों से मुलाकात की। वो रिटायर होने के बाद इटली भी गए थे। CBI has today arrested the then Chief of Air Staff, his cousin who is a private person, and an advocate in an ongoing investigation of a case related to alleged irregularities in the procurement of VVIP helicopters. The arrested accused will be produced tomorrow before the competent court at Delhi. Further investigation is continuing. एसपी त्यागी का लगातार कहना है कि उनके आसपास के लोगों ने उनका वायुसेना अध्यक्ष होने का फायदा उठाया था, उनको किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं। खबर अब जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग जिले में 48 घंटों का एनकाउंटर खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें लश्कर का जिला कमांडर माजिद जरगर भी शामिल है। हालांकि इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल अभी भी चौकन्ने हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के अरवानी में तकरीबन 48 घंटों का एनकाउंटर आखिरकार खत्म हो गया। इस इमारत में धमाका कराकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंक की कोई भी खेप अब सलामत न बचे। बुधवार को यहाँ आतंकियों से शुरू हुए इस मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों के शव को बरामद किया जा चुका है। At the moment, the operation is in the closing stages. The room intervention has been very successfully completed by the QAT of CRPF and the SOG of JKP. And at the moment, search is on. It will take some time because there is a lot of rubble in the area. गुरुवार को सुरक्षा बलों ने दावा किया था कि लश्कर तैयबा के 3 खतरनाक आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर माजिद जरगर के अलावा आतंकी राहिल अमी और वसीम भी शामिल हैं। वैसे खबर ये भी आई कि लश्कर का एरिया कमांडर अबू दुजाना मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि आतंकियों की मौत के बीच इलाके में स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की भी खबर आई, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। लश्कर के 3 आतंकियों की मौत से जवानों के हौसले बुलंदी पर हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। दिसंबर के पहले ही हफ्ते में ठंड धुआंधार पड़ने लगी है। लेह से लखीमपुर खीरी तक पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे के आगोश में है। कोहरे के चलते सड़कों पर ट्रैफिक भी ठहर गया है और हादसे शुरू हो गए हैं। ये दिसंबर के पहले हफ्ते की तस्वीर है। कोहरे के आगोश में दिल्ली का हाल देखिए, सब कुछ धुआं हो रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली के नाम की ये नियॉन पट्टी भी धुंधली हो गई है। यही हाल अमृतसर का है। धुंध में पूरा शहर ओझल सा हो गया है। सुबह का ये हाल है जब रेलवे स्टेशन जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर भी ट्रैफिक ठहरा हुआ है। लखनऊ का हाल भी बेहतर नहीं है। ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अलाव की आग से जलकर एक किसान की मौत हो गई। हादसे के वक्त किसान खेत में खड़ी झोपड़ी में सो रहा था।
ये रामचंद्र नामक व्यक्ति था जो अलाव ताप रहा था। अब कतिपय परिस्थितियों में झुलस जाने के कारण उसको यहाँ अस्पताल में लाया गया, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई है और शव का पंचनामा करके उसके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। ठंड से राजस्थान भी अछूता नहीं है। भरतपुर में लोग सूरज की किरणें देखने को तरस रहे हैं। सड़कों पर वाहनों के रेंगने की नौबत है, लेकिन ठंड का असली कहर तो लद्दाख और कश्मीर की घाटियों में दिख रहा है, जहां पारा लगातार 0 से नीचे लुढ़क रहा है। आज तक ब्यूरो। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही।